हेलो एडिट्यूबर्स। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भैया अप टू डेट चल रही होगी। तो आज का आपका वेलकम है ऑडिट की क्लास में। तो आज मैं क्या कवर कराने वाली हूँ? मैं चैप्टर 2 कवर कराने वाली हूँ, जो ऑडिट का सीए इंटर में चैप्टर है और सीए फाइनल में भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड है। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर है क्या और आपको कैसे ये चैप्टर कवर करना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू मतलब ये सारी चीजें बताऊंगी। आज का जो वीडियो होने वाला है, क्या क्लास होने वाली है, वो फुल फ्लेज चैप्टर कवरेज है। ठीक है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे फ्रेम होती है, ऑडिट प्लान कैसे होता है और ऑडिट मतलब प्रोग्राम में क्या चीजें इंक्लूड हुई है। तो जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से इंक्लूड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप पूरा देखिएगा। अपना पेन पेपर नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट क्लास नहीं है, ये पूरी आपकी सीए वाली क्लास होने वाली है। और अगर आपको देखने के बाद या देखते टाइम ये लगता है कि यस आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, या आप मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है आपकी सीए लर्निंग जर्नी में और मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर पा रही हूँ कंसेप्ट को समझने के लिए, तो बेटा ये रिक्वेस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो माय डियर बच्चों, आज मैं जैसे कि चैप्टर 2 कवर करने वाले, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इस चैप्टर में के अंदर आपको कवर क्या करना है। 3 ब्रॉड हेडिंग कवर करनी है। फिर मैं आपको एक हिंदी मतलब बताऊंगी एक कहानी के हिसाब से कि भैया ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम में क्या अंतर है। देन हम चलेंगे अपने नोट्स के थ्रू। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए या कोई भी आप डाउट क्लैरिटी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक चैनल भेज दिया है, टेलीग्राम का लिंक। आप उस पर टेलीग्राम, यूट्यूब का मतलब एडिट्यूब का आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और आई विल श्योरली मेक श्योर दैट मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। ठीक है। तो चलिए, सो बच्चा पार्टी, तो सबसे पहली बात है कि जो ऑडिट का चैप्टर 2 है, इसका वेटेज कितना है? बेटा इसका वेटेज आता है 5 से 8 मार्क्स का। ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, मिनिमम 5 मार्क्स का। कभी इंस्टीट्यूट का दिमाग थोड़ा खराब हो जाए तो 8 मार्क्स का आपको मिलता है। अब इसके अंदर बेसिकली ये चैप्टर जो रिवॉल्व घूमता है, वो यहाँ पे आपको 3 ब्रॉड हेडिंग पढ़नी है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में, कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है। सेकंड जो ब्रॉड हेडिंग है जो आप पढ़ेंगे, वो चीज आप पढ़ेंगे ऑडिट प्लानिंग के बारे में, आप पढ़ेंगे सॉरी ऑडिट प्लान के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड चीज क्या होती है आपकी, ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑडिट प्रोग्राम। अब ये सारी चीजें जो कवर अप की गई हैं, जो आपको इनिशियल में मिलेगा इस चैप्टर में, स्टडी मैट में देखेंगे, न्यू स्टडी मैट में, तो यहाँ पे जिक्र दे रखा है एसए 300 का, जो कि डील करता है प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट। प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट, भाई ऑडिट की आपको प्लानिंग करनी है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये ऑडिट प्लान डिफरेंट है। ऑडिट प्लान हर कंपनी का अलग बनता है, लेकिन ये पूरा ऐसे जो 300 क्या कह रहा है कि आपको ऑडिट की प्लानिंग करनी कैसे है। अब उस ऑडिट की प्लानिंग के अंदर ऑडिट स्ट्रैटेजी भी इन्वॉल्व है, ऑडिट प्लान भी इन्वॉल्व है, ऑडिट प्रोग्राम भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आपको पॉइंट्स थोड़े क्लियर होते जाएं कि कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कर रहे हैं सीए करने की प्लानिंग। ठीक है, कि मैं आने वाले आगे 5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि सबसे पहले मुझे डायरेक्ट एडमिशन से आप लिया है या फाउंडेशन से लिया है, तो फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ेगा और फिर मुझे फाइनल क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ दी जो ट्रेनिंग होती है। तो आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि ये आप स्ट्रैटेजी में आप क्या बना रहे हैं कि लगभग ना मैं 1 साल के अंदर अपना फाउंडेशन क्लियर कर लूंगा या इंटर क्लियर कर लूंगा, उसके बाद में सेल्फ प्लेस मॉड्यूल क्लियर कर लूंगा, देन फाइनल क्लियर कर लूंगी। आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी के बाद आपने क्या किया, प्रॉपरली एक ड्राफ्ट प्लान किया। ड्राफ्ट कैसे किया कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुझे इस तरीके से सीए क्लियर करना है, कोचिंग्स के साथ क्लियर करना है, विदाउट कोचिंग्स है,
4 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, तो आपने एक प्रॉपरली वेल प्लान डेवलप किया। अब इस प्लान के अंदर आपने क्या किया कि आपके अंदर जो कमी आ रही है, मेरी डेफिशिएंसी क्या है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव दिस डेफिशिएंसी, कितना टाइम लिमिट में मैं ये सारी चीजें कंप्लीट कर पाऊंगा। यहाँ आप सिर्फ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, 1 साल में ये कंप्लीट करूंगा। ये जैसे अभी सब लोग मई के लिए स्ट्रेटेजी बना चुके होंगे कि 1 महीने में ऑडिट कंप्लीट है, 1 महीने में एडवांस अकाउंटिंग कंप्लीट है। लेकिन जब आप डिटेल में जाके चेक करते हो कि भैया अभी तो मेरा अकाउंट्स भी रहता है, अकाउंट्स में मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, मुझे इतना टाइम एलोकेट करना है, दैट इज नोन एज ऑडिट प्लान। आप प्लानिंग कर रहे हो। नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय द ऑडिट प्रोग्राम, आप एक चेक लिस्ट करते हो। चेक लिस्ट का मतलब है कि फाइनली कि मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, मुझे फास्ट ट्रैक बैच लेना है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी पे भी मुझे एमसीक्यूज देना है। तो आपने प्लानिंग की, समझ पाए हो, आपने प्लानिंग की कि आप लोग सीए करेंगे। सीए कैसे करेंगे, आपने एक रफली स्ट्रैटेजी बनाई। उसके बाद आपने उस स्ट्रैटेजी के बेस पे देखा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, और देन आपने वो चेकलिस्ट बनाई। तो बेटा यही चीज ऑडिट के अंदर होती है। यही चीज आप समझिए कि भैया जब किसी कंपनी के पास ऑडिट, किसी ऑडिटर के पास कंपनी ऑडिट आता है, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है, मिस्टर सी ए है, इनके पास एक ऑडिट आया है, ठीक है, इनके पास एक ऑडिट आया है। किससे रिलेटेड ऑडिट आया है ये आपका, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आपका ऑडिट आया है। आरआईएल का, रिलायंस का ऑडिट आया है, तो इनके पास आया ऑडिट। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी कि भैया मुझे ये क्या करना है। ऑडिट प्लानिंग इन्होंने करी है। ऑडिट प्लानिंग का मतलब है कि 9 मंथ्स के अंदर मुझे कंप्लीट करना है ऑडिट। अब ये जैसे ही ऑडिट इनके पास आया तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि कितने दिन में कैश का ऑडिट कंप्लीट करना है रिलायंस के अंदर, कितने दिन में इन्वेंट्री का ऑडिट कंप्लीट करना है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट को लेकर। उसके बाद ये अपना प्लान ड्राफ्ट करेंगे। प्लान ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है किस तरीके से, क्या मुझे साइट पे जाके ही वेयर हाउस इन्वेंट्री का ऑडिट करना है, मुझे क्या क्या प्रोसीजर लगेंगे, मुझे ऑडिट ट्रायल कैसे करना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बात कैसे करनी है, ये क्या ड्राफ्ट प्लान करेंगे, ऑडिट प्लान, ठीक है। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई, ऑडिट प्लान इन्होंने बनाया कि भैया हमारी फर्म में मैं इस तरीके से ऑडिट को कंडक्ट करूंगा कि मैं अपना मतलब डॉक्यूमेंटेशन करूंगा या फिर मैं फिजिकल एसेट्स चेक करूंगा, वट एवर। नाउ अब इसको, इन दोनों चीजों को मुमकिन करने के लिए इनको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये अपने ऑफिस में गए, इन्होंने ऑफिस में बोला कि चलो भाई आर्टिकल 9 मंथ्स का हमारे पास एक असाइनमेंट आया है, ठीक है, 9 मंथ्स का रिलायंस का असाइनमेंट है, तो इसके अंदर मुझे अपनी टीम बनानी है। टीम में ये अपने आर्टिकल लेंगे, अपने एम्प्लॉयज लेंगे, उनको वर्क असाइन करेंगे कि आपको इस तारीख तक, ऐसे ड्यूरेशन तक ये काम करना है। तो वटेवर इन दोनों चीजों को अचीव करने के लिए ये जो भी काम करवा रहे हैं वो ऑडिट प्रोग्राम है। तो आई होप सो कि थोड़ा थोड़ा अभी क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है, ऑडिट प्रोग्राम प्लान क्या है, और ऑडिट प्रोग्राम क्या है। मैं फिर से बता रही हूँ, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान सोलली किसके अंडर रहता है भैया, ऑडिटर के अंदर। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम होता है कि जब एक असाइनमेंट, जब सेम ऑडिटर को अपना स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान इंप्लीमेंट करना है तो उसको टीम मेंबर्स की जरूरत होती है, उसको चेकलिस्ट की जरूरत होती है, तो वो बनाता है ऑडिट प्रोग्राम। और ऑडिट प्रोग्राम सर्कुलेट होता है जो जो लोग काम कर रहे हैं कि हाँ जी इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। अभी तक आपको समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब मैं जा रही हूँ टेक्स्ट लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे आपके मॉड्यूल के अंदर 37 पेजेस का ये कवर अप है, ये सेकंड चैप्टर। मैं आपको नोट्स प्रेफर कर रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप है, आप वहां जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, श्योरली मैं वहां पे प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो चलिए अपने पेन पेंसिल लेके तैयार हो जाइए बच्चा लोग। So this is a chapter number 2 and strictly based on the ICAI न्यूज सिलेबस। हालांकि इसमें इतना कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, आइए जरा मैं इस नोट से आपको पढ़वाती हूँ। तो सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी इज द फर्स्ट थिंग। ऑडिट, अगर आप देखिए, ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले बनाई जाती है, फिर ऑडिट प्लान बनाया जाता है, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। और ये तीनों चीजें कवर अप किसके अंदर होती है, ऐसे 300 के अंदर। भैया पूरा अभी तक प्रोसेस समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आ जाओ इधर।
Now audit strategy is concerned with designing optimized audit approaches. बेटा यहाँ पे प्लान नहीं है, ऑडिट अप्रोचेस. अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है. मैंने आपको बताया था क्या मुझे क्या मुझे कंप्यूटराइज्ड ऑडिट करना है. अगर रिलायंस के पास मेरे पास ऑडिट आया तो आप एग्जांपल से लिंक करते चलिएगा. क्या मुझे कंप्यूटराइज, मेरे पास रिलायंस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑडिट आया तो मैं अभी अपनी उस ऑडिट को एक्सेप्ट करने के बाद मैं अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रही हूँ. क्या सोच रही हूँ? क्या मुझे ऑडिट ट्रायल मतलब मुझे इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करना है, क्या मुझे कंप्यूटराइज्ड ऑडिट करना है, या फिर मुझे इन्वेंट्री की जो फिजिकल वैल्यूएशन है वो जाके करनी है, क्या मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने हैं या फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है. The audit strategy is concerned with designing the audit approaches to seek to achieve necessary audit assurance at the lowest cost, constant and information available. भैया एक ऑडिट स्ट्रैटेजी एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि ऑडिट करने के लिए, भैया ऑडिट क्यों करना चाहता है? क्योंकि अश्योरेंस देना है. जो कंपनी मेरे पास आई है उस पर मुझे अपना रीजनेबल अश्योरेंस देना है, अपना ओपिनियन देना है. तो भैया मैं उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि इस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए या रीजनेबल अश्योरेंस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी कौन सी ऑडिट स्ट्रैटेजीज, कौन सी अपनी स्ट्रैटेजीज का यूज करना है. First thing clear, meaning clear. Now, benefits of the audit strategy. What are the benefits of the audit strategy? First one is employment of qualitative resources. अब मुझे स्ट्रैटेजी क्यों बनानी है भाई? मैं डायरेक्ट, भैया हर चीज अगर आपने अपनी आईपीसी की या फाइनल की या फाउंडेशन की स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन डिप्लॉइंग द एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज. नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज? एक ऑडिटर के पास क्या रिसोर्सेज होते हैं भैया? एक बंदा टैक्स में अच्छा है, एक बंदा कैश के उसमें ऑडिट के अंदर अच्छा है, तो वो उस तरीके से भैया एक ऑडिटर है. फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफी ज्ञान है और उससे मैं ऑडिट अच्छा सा कर सकती हूँ. तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में वो चीज इंक्लूड करी कि मैं इस कंपनी का जो ऑडिट करूंगी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड होके करूंगी. ठीक है, सैम्पलिंग मेथड यूज करके करूंगी. सो सिंपल है. ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? एक ऑडिटर को हेल्प करता है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसके पास जो एक्सपीरियंस टीम है, उसका बहुत अच्छे से आप क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए. फर्स्ट थिंग क्लियर. Second benefit of audit strategy, allocation of quantity of resources. Now auditor have its proper audit strategy. Audit strategy helps in allocating appropriate number of resources in specific audit area. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 लोगों की टीम है, मेरे पास 5 आर्टिकलशिप है. एक मेरा आर्टिकल जीएसटी में बहुत अच्छा है, एक मेरा इनकम टैक्स में अच्छा है, एक की कमांड लॉ में बहुत अच्छी है. अगर मैंने ऑडिट स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होगी एज पर ऑन देयर क्वालिफिकेशन तो मैं रैंडमली, मेरा कोई ऑडिट प्रोसीजर किसी भी कंपनी का कंप्लीट नहीं होगा. लेकिन मैंने पहले ही ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई कि मिस्टर एक्स को मैं लॉ में लगाऊंगी क्योंकि वो लॉ में बहुत अच्छा है, उसको प्रोविजन बहुत अच्छे है क्योंकि उसने एडवोकेसी भी कर रखी है. मैंने बोला जो मेरा सेकंड आर्टिकल है उसको इनकम टैक्स के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज है तो मैं उसको इस कंपनी के इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में लगाऊंगी. तो एलोकेशन मतलब जो अवेलेबल ऑडिटर के पास रिसोर्सेज है, ऑडिट स्ट्रैटेजी से वो उन रिसोर्सेज को एक ढंग के एलोकेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देती हूँ. आप लोग थ्योरी में बहुत अच्छे हैं तो आपका रिसोर्स क्या है? आपका टाइम है. आप अपना थ्योरी का टाइम कैसे एलोकेट करेंगे ताकि आप अपने कंसेप्ट, अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें. तो सेकंड समझ में आया बच्चा लोग, बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑडिट स्ट्रैटेजी का सेकंड बेनिफिट क्या है कि भैया जो क्वांटिटी रिसोर्सेज है उनको ढंग से एलोकेट करना है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है लगाना. टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. Now, audit strategy helps in determining the timing of deployed resources, such as whether the interim audit stage or key cut-off dates. फॉर एग्जाम्पल भैया मुझे रिलायंस का जो ऑडिट मिला उसने बोला 9 मंथ्स में मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन 9 मंथ्स में मुझे फाइनल ऑडिट कंप्लीट करना है, लेकिन बच्चे हुए 3 मंथ्स में मुझे एक सेकंड क्वार्टर का ऑडिट कंप्लीट करके देना है. तो जब मैंने अपने प्रॉपरली ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई, तो मुझे इस बात का भी अंदाजा हो गया कि मेरे जो रिसोर्सेज लगे हैं वो प्रॉपर टाइमिंग पे मुझे वर्क फिनिश करके दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. क्लियर हो गया? यस. फोर्थ बेटा, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये किसके बारे में बात हो रही है? देखो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाता है ऑडिटर, तो ऑडिटर को अपने रिसोर्सेज यूज करने के लिए, अपने रिसोर्सेज और बेटर वे में परफॉर्म करवाने के लिए ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत होती है. तो नाउ मैनेजमेंट of resources.
ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जहां मैं बात कर रही हूँ तो वहां पे एक ऑडिटर के रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑडिटर के रिसोर्सेज उसकी नॉलेज, उसके एम्प्लॉयज, उसका एक्सपीरियंस। यानी ऑडिटर अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है अगर उसने प्रॉपरली स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट की है, अपने डायरेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर रखा है। अब तक अगर समझ आ रहा हो तो बेटा लाइक कर देना इसको। लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दिया करो, एक ही कम्युनिटी के। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर दिमाग में घुस रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है तो अच्छे से लाइक कर देना, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस क्लास को पूरा देखना क्योंकि ये क्लास ही के थ्रू कंडक्ट है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी का भी एक एग्जांपल दिखाने वाली हूँ, कंपनीज ने जैसे बनाई है, ऑडिट प्लान का भी और ऑडिट प्रोग्राम का भी, ठीक है। तो भैया चार बेनिफिट है ऑडिट स्ट्रैटेजी के। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपकी ये प्रॉपरली आपके मॉड्यूल से लिया गया है, बट मॉड्यूल में थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, ये नोट्स भी पढ़ोगे और अपने मॉड्यूल को भी कंपेयर कर लेना, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। कोई ऐसा खासा डिफरेंस नहीं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, राइट। वाई मैं ये कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ते टाइम भी हमें समझ नहीं आता, तो वो चीज आपको इसमें हेल्प मिलेगी। नाउ सेकेंड है बेटा एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेटेजी कहाँ पे लिखी हुई है भैया? AS 13 के अंदर, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एसेस 13 में, कि किस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को प्रॉपरली क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है, एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ना। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और मैम ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है? एक ऑडिट स्ट्रैटेजी, अगर मैं सिंपल ऑडिट स्ट्रैटेजी कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपको रेवेन्यू का ऑडिट करना है, किसी कंपनी के रेवेन्यू आइटम को ऑडिट करना है, तो आप एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी बनाए कि मुझे रेवेन्यू आइटम्स में भी कैसे ऑडिट करना है। रेवेन्यू आइटम्स में बहुत टाइप के हो सकते हैं, आपका सेल्स हो सकती है, रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो सकता है, कैश हो सकता है, लेकिन आपने एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जो कवर अप करता है ऑडिट के ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब आप ऑडिट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी ऑडिट हो सकता है आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो भैया टैक्स ऑडिट का अलग स्ट्रैटेजी बनेगी। हो सकता है आप मतलब लीगल ऑडिट कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो लीगल ऑडिट कंप्लायंस की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। तो समझ में आया ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का। नाउ अब जो आगे क्या बोल रहा है, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या सेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए, स्कोप सेट करता है कि मेरा स्कोप कहाँ तक है। यानी कि कंपनी ने मुझे बोला है, देखो कंपनी मेरे पास आई है, मैं ऑडिटर हूँ, कंपनी मेरे पास आई है कि मैम आपको मेरी कंपनी का ऑडिट करना है, लेकिन आपको मेरी कंपनी का जो ऑडिट करना है वो टैक्स ऑडिट करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट नहीं करना। तो बेटा मैं क्यों इतनी फालतू टाइम है मेरे पास जो मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए अपनी नाक वहां पे घुसाऊंगी। तो मेरा स्कोप सेट हो गया, मैंने अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई कि भैया मैनेजमेंट ने मुझे बोला था कि आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स ऑडिट, जिसकी रिपोर्ट जाती है 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर तक। तो भैया सिंपल सी बात है कि मुझे क्या करना है, मुझे स्कोप, जब मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाती हूँ तो मुझे मेरा स्कोप मिला, मुझे मेरी ऑडिट की टाइमिंग मिली कि ये पर्टिकुलर ऑडिट मुझे इस फ्रेमवर्क में कंप्लीट करना है, और मुझे डायरेक्शन मिली कि हाउ मैं अपने ऑडिट को कैसे लेके जाऊंगी, इसलिए मैंने ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई है। और ये ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या करती है, गाइड करती है ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए। मैंने आपको बोला पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है बच्चा लोग, फिर उस स्ट्रैटेजी के बेस पे ऑडिट प्लान बनाया जाता है। तो नाउ अब पढ़ते हैं कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ऑडिटर को क्या क्या चीजें अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आप एंगेजमेंट ले रहे हो, जब आप ऑडिट ले रहे हो तो उसका स्कोप क्या है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि अगर जरूरी नहीं है ऑडिट का मतलब है सारी चीजों का ऑडिट हो जाए, भैया बहुत टाइप के ऑडिट होते हैं, आपको पता है, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, बहुत सारे। तो भैया जो एंगेजमेंट का मतलब होता है कि भैया मैंने एक ऑडिट, एज एन ऑडिटर मैंने किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट किया, तो मेरा स्कोप क्या है, मेरे दायरे में कौन कौन सा ऑडिट आता है। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकेंड थिंग, ये सारी चीजें मुझे ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाते टाइम अपने दिमाग में रखना है। असरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, मेरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे रिपोर्ट किसको करना है, मुझे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। अगर मैं टैक्स ऑडिट कर रही हूँ तो ऑब्वियस की बात है मुझे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते करते मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा टैक्स उसमें कि मैंने टैक्स ऑडिट किया, 3CD जो ऑडिट फाइल है वो सारी चीज मुझे फाइल करनी पड़ेगी। किसको मैंने कम्युनिकेशन किया, बैंक को, अगर मैं बैंक ऑडिट कर रही हूँ तो मुझे बैंक के मैनेजमेंट को, बैंक के पैनल को मुझे भेजना है, साथ ही साथ मुझे RBI
इसमें भी इंफॉर्मेशन भेजनी है कि मैंने बैंक ऑडिट किया। क्लियर? थर्ड थिंग इज कंसीडर द फैक्टर ऑफ सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग एंड एंगेजमेंट टीम। बेटा व्हाट इज एंगेजमेंट टीम? एंगेजमेंट टीम का मतलब क्या होता है? जो ऑडिटर के साथ मिलकर ऑडिट करती है, ऑडिटर के साथ मिलकर ऑडिट करती है। एंगेजमेंट टीम में कुछ पर्सन मैनेजमेंट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वही तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ऑब्वियसली ऑडिटर के खुद के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो उनका एफर्ट्स, उनके स्कोप। नाउ कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्री नंबरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो आपने आप ऐसे 200 में पढ़ा था कि एंगेजमेंट, प्री नंबरी एंगेजमेंट एक्टिविटी यानी कि किसी भी कंपनी का ऑडिट एंगेजमेंट लेने से पहले हम अपना प्री नंबरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो सबसे पहले मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते से पहले ऑडिटर नीड्स टू कंसीडर कि प्री नंबरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या रही थी, एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की थी, क्या स्कोप शेयर किया था। लास्ट, ascertain the NTE resources. Now what do you mean with the NTE? NTE means nature, time and extent. भैया कितने रिसोर्सेस, किस टाइप के रिसोर्सेस मुझे कब यूज करने हैं एज एन ऑडिटर, ठीक है, किस टाइमिंग पे यूज करने हैं, किस हद तक, एक्सटेंट तक यूज करने हैं। एनटीई स्टैंड फॉर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजीज में ये सारी चीजें आपको माइंड में कंसिडर करनी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप आइए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा था, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। में एंगेजमेंट का स्कोप मतलब है, एंगेजमेंट का मतलब है जब किसी ऑडिटर ने किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट किया, तो वो ऑडिट एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट उसका स्कोप क्या है, ठीक है। उसी स्कोप के बेसिस पे भैया आपको एक बढ़िया साउंड ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस स्कोप के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या स्कोप होगा। तो ऑडिटर नीड टू चेक दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एफआरएफ कौन सा एप्लीकेबल है। एफआरएफ का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे शेड्यूल 3 के हिसाब से जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी बनता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, वो एप्लीकेबल होता है। आप बैंक ऑडिट कर रहे हैं तो बैंक ऑडिट, बैंक शेड्यूल, बैंक जो शेड्यूल होता है आरबीआई ने जो दिया होता है, उस हिसाब से कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। नेचर क्या है, बिजनेस सेगमेंट का जो ऑडिट हो रहा है। बिजनेस सेगमेंट का है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 70 बिजनेस सेगमेंट है, जैसे मैं रिलायंस की बात करती हूँ, तो आप कौन सा ऑडिट सेगमेंट देख रहे हैं, राइट। थर्ड थिंग है कि स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या कोई इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग कोई मतलब किसी कंपनी, कोई आईटी रिलेटेड कंपनी है, आप उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस की बात है आपको आईटी एक्ट 2008 के हिसाब से कुछ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, स्पेशल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ये आपको कंपनी लॉ में देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी हर ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से बिलोंग करती है, यू नीड टू रिपोर्ट फॉर दैट क्राइटेरिया ऑल्सो। एंड एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, जो आपके प्रीवियस ऑडिट, आपके नहीं, ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आई है, वो उसके प्रीवियस ऑडिटर से एसएस 610 में, एक्सेस 600 में कहा था कि कम्युनिकेशन, प्रीवियस कम्युनिकेशन ऑफ द ऑडिटर नेसेसरी, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो कंसिडरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट ऑडिटर, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करी है, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। कंसिडरेशन का मतलब है ऑडिटर को क्या क्या चीज करनी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंसिडरेशन है। असरटेनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट हेल्प्स द ऑडिटर टू प्लान द डिफरेंट। अब ऑब्वियसली बात है, जब ऑडिटर एक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो भैया ऑडिटर को साफ साफ शब्दों में बताया जाए कि आपको किस किस को रिपोर्ट करना है, किस किस से कम्युनिकेट करना है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है, ऑब्वियसली आप मैनेज, हो सकता है मैनेजमेंट की लीगल टीम से कम्युनिकेट करना है, हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट से डील करना हो। तो भैया जब ऑडिटर को फर्स्ट में ही बता दिया जाए कि आपका स्कोप क्या है कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग में करने का, तो ऑडिटर को बहुत ज्यादा सहायता मिलती है कि अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी अच्छे से ड्राफ्ट कर सके। समझ आया ही नहीं। नाउ नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ऑडिट स्ट्रैटेजी में जो कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट किया था, वो चीज है आइडेंटिटी टाइम टेबल, रिपोर्टिंग टाइम टेबल देखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग एंड मैनेजमेंट विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के ऊपर भी एक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको बोलते हैं दोस चार्ज विद गवर्नेंस। अब ये दोस चार्ज विद गवर्नेंस क्या होते हैं, जो मैनेजमेंट का भी काम देखते हैं कंपनी के,
राइट। तो भैया ऑडिटर ने जो काम किया है, ऑडिटर ने जो जो भी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा, क्या एंगेजमेंट टीम से मिलकर ऑडिटर को स्पेसिफाई करना है कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन किस किस को देनी है। थर्ड थिंग, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। क्या डिस्कशन है, किस टाइम पे डिस्कशन करना है, क्या डिस्कशन करना है, दैट ऑडिटर नीड्स टू बी क्लैरिफाई इन द बिगिनिंग ऑफ द इन द बिगिनिंग ऑफ द मेकिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी से पहले एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते टाइम, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते टाइम ये सारी चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि उसके बेसिस पे भैया क्या बनेगी, ऑडिट स्ट्रैटेजी। और ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बनेगा ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान के बेसिस पे बनेगा ऑडिट प्रोग्राम, और उसके बाद कंडक्ट होगा ऑडिट। क्लियर। Accept the nature and timing of the communication for ET members, engagement team members, including nature, time। nature का मतलब है किस लेवल के, क्या नेचर के, ओरल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, किस टाइमिंग पे आपको डिस्कस करने। क्लियर। नेक्स्ट बेटा होता है कंसिडरेशन ऑफ द फैक्टर्स रिलेवेंट टू डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स टू दी टुवर्ड्स मैटर इन द प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये एंगेजमेंट टीम की जब ये बात कर रही हूँ तो ये ऑडिटर का स्टाफ है। किसका स्टाफ है, ये ऑडिटर का स्टाफ है। प्लस इसमें कौन कौन आ सकता है, हो सकता है कि इसमें मैनेजमेंट को कोई भी बंदा अकाउंटेंट इन्वॉल्व है जो आपके गाइड करेगा। तो क्या बात कर रहा है ऑडिटर की, भैया इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट द एफर्ट्स। ऑडिटर को बताने की जरूरत है एंगेजमेंट टीम को कि आप लोगों को प्रोफेशनल किस तरीके से इसका ऑडिट करना है। उसके अंदर आपने उनको बताना है कि मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, ऑडिटर को बताना है क्या चीज इसके अंदर ज्यादा मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसके अकाउंट बैलेंस को आपको कैसे चेक करना है, डिस्क्लोजर कैसे करना है। ऐसा थोड़ी ना तुम जाओगे मुंह उठा के कुछ भी चेक कर सकते हो, वहां तुम्हें ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के हिसाब से बताएगा। राइट। सो भैया ये सारी चीजें डिस्क्लोजर, ये ऑडिटर को सारी चीजें बतानी है और इस बेसिस पे ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है। तो फ्यू एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चा लोग कि एंगेजमेंट टीम से वो किस तरीके से एफर्ट्स लेगा। वो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, 5.5 लाख सेल्स है नंबर्स में, 5.5 लाख सेल्स है रुपीस की नहीं, उसको 5.5 लाख हर सेल थोड़ी ना आप चेक करेंगे। तो ऑडिटर बताएगा, ऑडिटर स्ट्रैटेजी बनाएगा कि शुड आई गो फॉर द सैम्पलिंग मेथड और नॉन सैम्पलिंग मेथड, किस तरीके से मुझे चेक करना है। सेकंड, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज चेंजेस, क्या रेगुलेशन हो रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज किया गया है, क्या कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर चेंज है तो ऑडिटर को ये डिसाइड करना है और अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है। और वो स्ट्रैटेजी बनाने मतलब उसमें आप ये क्या पॉइंट कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि ऑडिटर के पास एंगेजमेंट टीम है, ऑडिटर को पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी में लिख देना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी ऑडिट टीम से, अपनी एंगेजमेंट टीम से क्या डिस्कस करूंगा, कैसे मैं डिस्कस करूंगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, अगर आ रहा है तो बेटा बहुत बढ़िया बात है। नाउ नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ प्रीनमरी। कंसिडरेशन का मतलब होता है ऑडिटर का क्या योगदान है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंसिडरेशन ऑफ प्रीनमरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, पीईए। पीईए पी, कंसिडरेशन रिजल्ट ऑफ द ऑडिटर ने प्रीनमरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज की। प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऐसे 200 के हिसाब से, ऐसे 201 के हिसाब से, कि भैया ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कि आइडेंटिटी का एनवायरमेंट क्या है, आइडेंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास आई है, आइडेंटिटी कौन से अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज कर रही है। तो क्या बोल रहा है कि प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो ऑडिट ने की थी वो भैया उसके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस ऑडिट से क्या रिजल्ट मिला, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव थे या नहीं थे, ये सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी है। क्लियर। और ये सारी चीजें ऑडिटर एम्फासिस टू द 80 मेंबर्स। ये प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट का जो रिजल्ट है ऑडिट स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करते टाइम भैया, ये ऑडिट अपनी स्ट्रैटेजी में भी लिखेगा कि अगर उसमें हाईलाइटेड पॉइंट है तो मुझे अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इसको हाईलाइट करना है और उससे कोप अप कैसे करना है। राइट। Consideration of NTE of the resources, consideration of NTE, NTE stand for nature, time and extent of the resources। क्या consideration है, तो भैया इस consideration का मतलब है, मैंने आपको बताया कि ऑडिटर के resources कौन से होते हैं। सबसे बड़ा resources ऑडिटर की नॉलेज होती है, टाइम होता है, और उसके बाद आते हैं उसके आर्टिकल्स। तो भैया आपको ऑडिटर को एंगेजमेंट टीम कैसे बनानी है,
असाइनमेंट ऑफ द ऑडिट वर्क कैसे करना है, टीम, ये सारी चीजें। तो अब तक भैया ऑडिट स्ट्रैटेजी समझ में आया। मैं फिर से 1 मिनट 2 मिनट में बता देती हूँ ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। बेटा ऑडिट स्ट्रैटेजी वो होती है कि ऑडिटर ने प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज करी, उसके बाद ऑडिटर को अब एक्चुअली में ऑडिट स्टार्ट करना है, तो ऑडिटर पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा। ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, किसे डिस्कस करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या करनी है, इन सारी चीजों को लेके वो सिर्फ स्ट्रैटेजी बना रहा है, अभी प्लान नहीं बना रहा। स्ट्रैटेजी मतलब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, मैं इस टाइम पे अपनी एंगेजमेंट टीम से ये डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? जल्दी से बता दो अगर क्लियर हो गया हो तो। बने रहना, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑडिट प्लानिंग। पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी, नाउ ऑडिट प्लानिंग। और प्लीज कमेंट डाउन के समझ आया या नहीं आया। ठीक है, आप लोग की जो भी डाउट परेशानी है, ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू दी कमेंट सेक्शन, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चा क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए है जो एक्चुअली में है। ठीक है, तो पढ़ना चाहते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, वंस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हैज बीन एस्टेब्लिश, इंपॉर्टेंट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी आपने एस्टेब्लिश कर ली, तो उसके बाद का काम होता है ऑडिट प्लान करना। ठीक है, जो आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट चीजें रखी, तो उसको आप कैसे कंसिडरेशन में लेके आओगे ताकि आप अपने रिसोर्सेज को एज एन ऑडिटर ढंग से यूटिलाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका देती हूँ, आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखा, ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपने लिखा कि आई विल गो फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, मैं भैया कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम मतलब जो सैप सॉफ्टवेयर है उसको यूज करूंगा। आपने ये अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखा कि भैया 15 दिन में, 20 दिन में, मैं 15 डेज में ये चेक करूंगा। नाउ इसके बेसिस पे आप ऑडिट प्लान बनाओगे। ऑडिट कैसे प्लान बनाओगे कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में मुझे चेक क्या करना है, मुझे क्रेडिट सेल्स चेक करनी है, मुझे कैश सेल्स चेक करनी है, मुझे रेवेन्यू, डिस्काउंट, टैक्स, सब चीजें चेक करनी है नहीं। सो दैट इज नोन एज ऑडिट प्लान। तो यहाँ पे सिंपल बेटा इसको देखो, वंस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बन जाती है, उसके बेसिस पे ऑडिट प्लान ड्राफ्ट होता है। ठीक है, और उसमें ऑडिट प्लान के अंदर जो मैटर्स तुम लोगों ने ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखे हैं उसको तुम लिखते हो। ठीक है, उसको उसके उस बेसिस पे तुम लोग अपना प्लान एज एन ऑडिटर बनाते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। सबसे पहले क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी तो तुमने पहले, अब ऑडिट प्लान जो तुम्हें बनाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि तुमने भैया अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, मतलब क्लाइंट का बिजनेस क्या है उसके बेसिस पे तो प्लान बनाओगे। भैया क्लाइंट का बिजनेस है मतलब क्लाइंट का बिजनेस फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो उसके बेसिस पे करोगे। भैया तुम्हें नॉलेज है एज एन ऑडिटर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन का ऑडिट करने के लिए, अब तुम सेम चीज जो है कोई फैशन डिजाइनिंग बहुत बड़ी कंपनी का कर रहे हो तो उसका तो नहीं कर सकते ना। क्लियर हो गया? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑडिट प्लानिंग का, जस्ट गो विद द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ व्हाट इज फर्दर सेज, ऑडिट प्लान में क्या बोल रहा है, ऐसे 300 स्टेट दैट ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान शैल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। ऐसे 300 कहता है कि ऑडिट प्लान जब आप बनाएंगे तो उसमें 3 चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहले नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बेटा प्लान कर रहे हो तो आपने आरएपी प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या रखे हैं। नाउ अब बच्चे सोचेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ना, बेटा मैंने एक क्लास में बताया था रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होती है कि इंक्वायरी करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, रिकैलकुलेशन करनी है, रीपरफॉर्मेंस करनी है, पास्ट ट्रेंड चेक करने हैं। तो भैया आपने अपने प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करे होंगे कि सबसे पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट कैसे स्टार्ट करूंगा, प्लान इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके। तो आपने वहां पे उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट लिखना है। नेचर का मतलब कौन सा प्रोसीजर करना है, कब करना है, किस एक्सटेंट तक करना है। सेकंड चीज क्या है, नेचर, टाइम एंड फर्दर ऑडिट प्लान। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपको पता होते हैं कौन से होते हैं। जब हम एक बार हम इंक्वायरी कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जाएं या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएं। हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब है एवरी अकाउंट ट्रांजेक्शन बैलेंस चेक करें या पहले कंट्रोल चेक करें। असर्शन लेवल मैंने आपको बताया था, असर्शन लेवल में होता है तो ऑन बैलेंस शीट, ऑन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम है उसके उसके लेवल पे आपको क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स चेक करने हैं, यानी कि एक्सटेंट में जाना है, डीप में जाना है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, या सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक करना है। अदर ऑडिट प्लान प्रोसीजर, अगर ऑडिटर ने अदर ऑडिट प्लान प्रोसीजर्स प्लान कर रखे हैं तो वो सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड करेगा, ऑडिट प्लान के अंदर। तो बच्चों बड़ी क्विकली सबसे पहले नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ दी
as risk assessment procedure, planned risk assessment procedure. Second is nature, time and extent of the further audit procedure at assertion level, and third one is other audit procedures plan है. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? तो ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे ऑडिट प्लान क्या होता है. नेक्स्ट भी बात आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान. तो ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान के अंदर रिलेशनशिप क्या है? तो ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स एन ओवरऑल ऑडिट अप्रोच, overall audit approach, while audit plan address the various matters specified in the audit strategy. भैया ऑडिट स्ट्रैटेजी पूरा स्ट्रैटेजी बना रखी है. फॉर एग्जांपल याद करो कि तुम्हें सीए करना है, तुमने स्ट्रैटेजी बनाई फाइनल कैसे करना है, इंटरमीडिएट कैसे करना है, फाउंडेशन. लेकिन ऑडिट प्लान के अंदर इंक्लूड होगा कि इंटरमीडिएट में भी तुमने फर्स्ट ग्रुप कैसे देना है, सेकंड ग्रुप कैसे देना है. तो जो भैया जो तुमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में मैटर्स लिखे हैं उसको डिटेल में जाके तुम किसमें लिखते हो, ऑडिट प्लान के अंदर. क्लियर? यस. सेकेंड है ऑडिट स्ट्रैटेजी डिटरमाइन द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट. ऑडिट स्ट्रैटेजी सिर्फ एक डायरेक्शन देती है, लेकिन ऑडिट प्लान तुम्हें क्या कहता है कि ये डायरेक्शन स्ट्रैटेजी तुम्हें कब इंप्लीमेंट करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कितनी इंप्लीमेंट करनी है. राइट. द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल. ऑडिट प्लान मोर डिटेल होता है, ठीक है, लेकिन ऑडिट स्ट्रैटेजी डिटेल नहीं होती. लेकिन ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर एंटी ही और ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूड होता है. अब तक समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी या नहीं आ रहा? ठीक है, एक बार इसकी रीडिंग लेना. ठीक है, मैं बिल्कुल एज इट इज नहीं समझा सकती कि फिर कमेंट आएंगे कि मैडम सारी चीज तो सेम बता रहे हो. मैं सिर्फ आपको डीपली इसका अंडरस्टैंड मीनिंग बता रही हूँ कि अगर आपने ये क्लास को ढंग से ले लिया ना, तो तुम्हें कोई आज से 10 साल बाद भी पूछेगा ना कि ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, तो तुम्हारे दिमाग में भेजे में ये घुस जाना चाहिए. ये मेरा इंटेंशन है, मेरी हर क्लास का इंटेंशन है, क्योंकि बेटा बहुत सबके पास स्टडी मटेरियल, सब लोग को इंग्लिश पढ़नी आती है, बहुत से चैनल्स है, बहुत सी सारी चीजें, तो इसमें मेरा क्या रोल है? तो राइट. तो मेरा तो कोई ये नहीं है कि मैं अपने पेड कोर्सेज बेच रही हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि कोई तुम्हें बिना रिवाइज करे तुमसे नॉर्मल बात को तुम्हें समझाना हो ना कि क्या चीज है, वो तुम्हें समझ में आ जाए. ठीक है, अच्छा लगा हो तो भैया लाइक जरूर कर देना. बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डिफरेंस है वंस ओवरऑल स्ट्रैटेजी. इधर देखिए, वंस ओवरऑल स्ट्रैटेजी has been established, an audit plan can be developed. सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको बनानी है. ऑडिट स्ट्रैटेजी जब तक नहीं बनेगी आप ऑडिट प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैटर्स आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखे हैं वही मैटर को आप एक्सपेंशन में डिटेल में जाके ऑडिट प्लान में लिखोगे. राइट. एस्टेब्लिश नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स और सीक्वेंशियल, दे आर क्लोजली रिलेटेड. अगर आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बना दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो भैया ये क्या है कि अगर आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी में कुछ चीज नए पॉइंट इंक्लूड किया है तो आपको साइमल्टेनियसली अगर जरूरत है तो ऑडिट प्लान में भी उस चीज को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. ये फिक्स नहीं है. राइट. सेकेंड एस्पेक्ट है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी, मैंने क्लासेस के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना और ऑडिट प्लान बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? भैया बाहर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो क्या क्या चीजें इंक्लूड है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी रिमेन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है. It is an auditor who is responsible for developing the audit plan and audit strategy. However, the auditor may discuss the elements, but may discuss, उसकी मर्जी है, डिस्कस कर सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन से, उनके मैनेजमेंट से अगर वो चाहे तो, बट उसमें कोई ठप्पा नहीं लगा कि नहीं उसको करना ही करना है. ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया. यस. नेक्स्ट बचा एस्पेक्ट है इसके अंदर चेंजेस ऑफ प्लानिंग डिसीजन. अब चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, भैया ऑडिटर ने अब प्लान बना रही है लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई, जैसे कोविड आ गया था, सारी चीज आ गई, तो क्या वो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसमें द ऑडिटर शैल अपडेट. भैया यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि यस कर सकते हैं, 10 बार करो, 360 बार करो, लेकिन अपडेट करना है. तो भैया जो आप ऑडिट स्ट्रैटेजी में प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने आपको बोला दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. तो आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी में 300 बार चेंजेस किया तो 300 बार की डिटेल आप ऑडिट प्लानिंग में करो. राइट. लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन ये कर रहा है इसलिए मैं चेंज करूं. बिकॉज ऑफ दिस कि इन दोनों चीजों में आप चेंजेस का कब करेंगे? जब आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए हैं, हैपनिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कोई कंडीशन चेंज हुई है, कोई ऑडिट एविडेंसेस का ऑडिट प्रोसीजर चेंज हुआ है. बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन
ऑफ द असेस रिस्क। असेस रिस्क का मतलब जो भी कमी पेशी मिली है जिसकी वजह से आपने क्या किया, अपने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में चेंज किया है, द ऑडिटर नीड्स टू मॉडिफाई। भैया आप सारी चीजें, फॉर एग्जांपल तुम लोग कह रहे थे कि फ्रॉड नहीं है कंपनी के अंदर, अब ऑडिटर को पता चला इसमें तो फ्रॉड हो रहा है पिछले 5 साल से, तो ऑब्वियस की बात है ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंज आएगा। ऑडिट स्ट्रेटजी में तुम चेंज करोगे तो ऑडिट प्लान में भी चेंज करोगे। जब तुम ऑडिट प्लान में चेंज करोगे तो तुम्हारे ऑडिट एविडेंसेस के प्रोसीजर्स में भी तो मॉडिफिकेशन होगी, राइट? इंफॉर्मेशन ही भैया चेंज हो गई है, गेम ही पलट गया है। क्लियर हो गया? यस। तो यस, चेंजेस इन द प्लानिंग हो सकती है, आराम से हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्लानिंग एंड डायरेक्शन ऑफ सुपरवाइजिंग द एंगेजमेंट टीम। तो मैं फिर से बता रही हूँ, एंगेजमेंट टीम मतलब ऑडिटर की टीम होती है, ऑडिटर की मतलब उसमें टीम होती है जिसके अंदर, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ऑडिटर टीम होती है, ऑडिटर की टीम होती है। एज पर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर शैल प्लान एंटी डायरेक्शन, मतलब एंटी मतलब ऑब्वियसली बात है, ऑडिटर की जो टीम है तो ऑडिटर ही उसके डायरेक्शन करेगा, ऑडिटर ही उसको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। अब किसमें सुपरवाइज करेगा, कौन कौन से मैटर इंक्लूड है, अब ऑडिटर ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा ना उसका अफेयर इसके साथ चल रहा है, इसका तो मजाक है, जोक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी अपनी एंगेजमेंट टीम को बताएगा, देखो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, इतने करोड़ों टर्नओवर कर रही है, पिछला ऑडिटर ये था, ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारा एरिया ऑफ ऑडिट क्या है, हमारे को मिस स्टेटमेंट कहाँ मिल सकती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ इन्वॉल्व है। तो समझ में आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें कहाँ करें भैया, ऑडिट प्लान के अंदर आप सारी चीजें ये अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ऑडिट प्लान के अंदर आपको लिखनी है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हुई, अब आगे चलते हैं। देखो हम चलते चलते भैया तुम लोगों के सपोर्ट से देखो हम कहाँ पे आ गए, हम अपने ऑडिट प्रोग्राम की तरफ आ गए, और मुझे याद है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी, तो आ जाओ इधर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें लिखोगे, तो ऑडिट प्लान के अंदर मैंने बताया ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में लिखोगे। उसके बाद ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, सबसे पहले ऑडिटर को डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न में लिखना है ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर ऑडिट प्लान, और जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हुए हैं, एंगेजमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजीज में चेंज हुआ है, ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंज होगा तो ऑडिट प्लान में चेंज होगा, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजीज रिकॉर्डेड एज अ की डिसीजन। भैया ऑडिटर को अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी भी लिखनी है, ऑडिट प्लान लिखना है, क्योंकि ये की डिसीजन होती है कि आगे जाके अगर कोई पंगा खड़ा हो तो भैया ऑडिटर बता दे, देखो मैंने सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर रखी है। Documentation of audit plan is recorded as a plan NTE of a risk assessment procedure, further audit procedure। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पूरे जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, एक्सटर्नल एविडेंसेस यूज कर रहा है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारी चीजें ऑडिटर को पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ डॉक्यूमेंट करना है। रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से, जो अभी हमने पढ़ा है, कोई चेंज ऑफ पॉलिसी होती है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, तो दैट ऑडिटर शैड टू रिकॉर्ड दैट चेंजेस आल्सो, और उन रिकॉर्ड चेंजेस की वजह से ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या चेंज आया, ऑडिट प्लान में चेंज क्या आया है, और ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या चेंज किया है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा भैया? देखो आप लोगों का जो कमेंट है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लासेस वो लेके आ सकूं जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। इसलिए ना भूलना मत कि आप लोग कमेंट ना करें, कमेंट नहीं करना है, जिन बच्चों को शर्म आती है तो वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पेस्ट किया, वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्लास चाहिए, जो भी डाउट चाहिए, आप मुझे ला बता सकते हैं, तो आई विल प्लान दैट क्लास अकॉर्डिंगली। चलिए बहुत हो गया, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक बच्चा लोग क्या कहता है, ऑडिट प्रोग्राम। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? तो ऑडिट स्ट्रैटेजी क्लियर, ऑडिट ऑडिट प्लान क्लियर। नाउ अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया था ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना किसका काम होता है, ऑडिटर का, लेकिन ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है चेकलिस्ट कि सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि जब ऑडिटर अपनी एंगेजमेंट टीम को बताएगा कि तुम्हें करना क्या है, तो एंगेजमेंट टीम बोलेगी सर हमें क्या करना है, तो ऑडिटर अपना ऑडिट प्लान थोड़ी ना शेयर करेगा, ऑडिटर शेयर करेगा ऑडिट प्रोग्राम कि दिस इज ऑडिट प्रोग्राम। आपको इस तरीके से पहले वाउचिंग करनी है, फिर आपको ये चीज चेक करनी है, ये चीज करनी है, एग्जामिनेशन करनी है, चेकलिस्ट है। तो यानी ऑडिट को किस तरीके से किया जाए उसका प्रॉपर डिटेल क्या कहलाया जाता है, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स। तो ये किसके लिए रेलेवेंट है ऑडिट प्रोग्राम? भैया ऑडिटर बनाता है अपनी एंगेजमेंट टीम के लिए, ठीक है।
So in the other words, audit program is called the detailed plan carrying out the audit process. किस तरीके से ऑडिट को कंडक्ट करना है, कौन कंडक्ट करेगा, किसके माध्यम से, एंगेजमेंट टीम। तो वो जो प्रॉपर प्लान है वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट ऑडिट्स। हर ऑडिट का अलग ऑडिट प्रोग्राम बनता है। आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का ऑडिट ले रहे हैं तो उसका ऑडिट प्रोग्राम अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या चेक करना है, क्या सुपरवाइज होगा, वो चीजें अलग होगी, चेकलिस्ट अलग होगी। ठीक है। सो बिजनेस वेरी फ्रॉम नेचर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस वेरी फ्रॉम नेचर, बस हर बिजनेस अलग होता है। हर बिजनेस अलग के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि भैया हर बिजनेस का अलग इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, अलग सारी चीजें होती हैं, और आप ऑडिट प्रोग्राम उसी तरीके से ड्राफ्ट करेंगे ताकि आप मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली किसी भी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक कर पाए एग्जैक्ट नेचर। ठीक है। Now, on the account of variation involving one audit program applicable to all, it's not practicable. भैया सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग ऑडिट प्रोग्राम बनेगा और आईटी कंपनी का अलग ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। प्रोसीजर सेम है ना बेटा। आप मैन्युफैक्चरिंग में तो 1 2 3 4 काउंट करोगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो 1 2 3 4 क्या वायरस काउंट करोगे क्या? राइट। नाउ असिस्ट टू कीप एन ओपन माइंड, इट्स ओनली असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है ऑडिट प्रोग्राम आपको, आपकी एंगेजमेंट टीम को एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि ये चेक करना है, ये चेक करना है, ऐसे करना है, इसके बाद इसको रिपोर्टिंग करनी है। समझ आ रहा है ये नहीं आया? ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम डिटेल्स में क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको फिनिश करते हैं फिर एग्जाम्पल दिखाऊंगी। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास इसका क्या है, ऑडिट प्रोग्राम में पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो भैया ऑडिट प्रोग्राम का आपको एज एन ऑडिटर को पीरियडिक रिव्यू करना पड़ता है। अब भैया तुमने प्लान ड्राफ्ट करके अपनी एंगेजमेंट टीम को बना दिया, भैया अब तुम्हारे आर्टिकल वाले भी इतने निकम्मे है कि वो ढंग से उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू चेक कि भैया पीरियड वाइज 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, कि भैया उसका ढंग से ऑडिट प्रोग्राम का ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। जो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर चेकलिस्ट दी है, एविडेंसेस दी है, कलेक्ट ट्रांजेक्शन में वो ढंग से फॉलो हो पा रहे हैं नहीं। Unless they are done, the changes of business policy client may not be adequately done. अगर इस तरीके से आप ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस नहीं दे करेंगे या ऑडिट प्रोग्राम को ढंग से एनालिसिस नहीं करेंगे तो हो सकता है ना ऑडिट, भैया ऑडिट ये फिक्स नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो यू नीड टू फोकस दैट। नाउ पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें कंसिडर करने हैं कि जब कोई भी ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। तो लेट्स रीड इट कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको कंसिडर करना है। लेट मी जूम इट, मैं इसको जूम करती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड टू स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। भैया आपको दे रखा है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कि आपको सिर्फ गोवा की ब्रांच का ऑडिट करना है, लेकिन आप घुस रहे हो पणजी वाली ब्रांच में, आप घुस रहे हो दिल्ली वाली ब्रांच में। तो जो आपके असाइनमेंट में आपका स्कोप दे रखा है उसी पे रहिए। सेकंड, प्रिपेयर अ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, आपको रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। रूटीन ऑडिट प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है किस तरीके से ऑडिट प्लान की इंप्लीमेंटेशन करनी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है किस तरीके से ऑडिट प्लान की इंप्लीमेंटेशन करनी है। आइडेंटिफाई करना है बेस्ट एविडेंसेस नेसेसरी सेटिस्फेक्शन और अप्लाई ओनली दोस प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल। भैया फालतू में वेरिफिकेशन प्रोसेस मत करो कि पेट्रोल के 50-50 रुपए की भी पर्ची चेक कर रहे हो, यानी कि जो आपकी ऑडिट के लिए यूजफुल है, दैट स्टेप्स यू हैव टू कंसीडर। इंक्लूड ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करना है। कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स, गलती होने की क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। पूरा पूरा प्रोग्राम आपने बना के दिया है, दैट इज you have to write down. So these are the points which you need to consider while drafting the audit program. While drafting the audit program. ठीक है? Okay. Next चले. Now, audit program designed to develop the audit evidences. So what is this? This is evidences is vary from basis and formulation of the opinion program is designed to provide. What is the best evidence? ऑडिट प्रोग्राम में लिखेंगे ऑडिट के बेस्ट एविडेंस क्या है, विजुअल बेस्ट एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट एविडेंस है, रिटर्न बेस्ट एविडेंस है, ट्रांजेक्शंस का नेचर क्या है, ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या है। अब ये देखो, ऑडिटर पिक्स अप द एविडेंस, तो ऑडिटर पिक्स अप द डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, स्टेट चेक करना है। तो ये सारी चीजें बेटा ऑडिट प्रोग्राम में
तो अभी तक की क्लास में क्या डिस्कस किया, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ऑडिट आफ्टर एंगेजमेंट के बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ठीक है, उस ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ऑडिट प्रोग्राम प्लान बनाया जाता है डिटेल में, और उसके बाद बनाया जाता है क्या, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, डायरेक्शन डॉक्यूमेंट होता है कि जो एंगेज किस तरीके से ऑडिट करना है, किस तरीके से हमें ऑडिट प्लान करना है। अब मैं आपको तीनों के ही एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि ऑडिट स्ट्रैटेजी कोई कंपनी कैसे बनाती है, ऑडिट प्लान कैसे बनाती है और ऑडिट प्रोग्राम। लेकिन ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो अलग अलग कंपनी के हैं, तो आप उसका फॉर्मेट देखिएगा कि क्या चीज इंक्लूड है, राइट। तो देखिए, मुझे ये अवेलेबल हुआ है, ये ऑडिट स्ट्रैटेजी मेमोरेंडम है। इसके बेसिस पे मतलब किसी ने ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई हुई है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ड्राफ्ट मेमोरेंडम है। तो यहाँ पे देखिए, एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समरी, आपने क्या एंगेजमेंट किया, एंगेजमेंट टीम कौन कौन सी है, तो ये सारी चीजें आप ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखते हो। इट्स अ ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है ये। तो यहाँ पे सीधा आपने मेंबर्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी वॉट एवर, तो एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है किस तरीके से आपको लेना है, एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समरीज, ऑडिट ओपिनियन, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके ऑडिट स्ट्रैटेजीज के अंदर। नाउ मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑडिट प्लान कैसा होता है, राइट। तो ये देखिए, दिस इज अ ऑडिट प्लान फॉर आईटीसी। तो ये ऑडिट प्लान है, प्लान फॉर द ऑडिट। तो एजेंडा क्या है, तो आप इसको देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो अबाउट द ऑडिट प्लान, द ऑडिट प्लान विल गाइड यू टू डिलीवरी, मतलब ऑडिट प्लान जो ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिसाइड किया था वो आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो, इट गाइड्स यू किस तरीके से ऑडिट को लेके जाना है आगे। तो यहाँ पे देखिए, नेचर स्कोप तो हर में ही लिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें इंक्लूड है। तो ये ऑडिट प्लान है, ठीक है। किसी भी इस तरीके से ऑडिट बनता है, ओके। कमीशन ऑफ द ऑडिट, तो ये तो आपका कारों की रिपोर्टिंग है, तो कारों का है, लेकिन ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो दिस इज कॉल्ड द ऑडिट प्लान। तो ये जो मेथोडोलॉजी है, ऑडिट अप्रोचेस है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है, तो दिस इज ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट मेथड्स क्या यूज करने हैं, किस डिटेल्स में, कितने हद तक, तो ये ऑडिट प्लान के अंदर है। अब मैं आपको दिखाऊंगी ऑडिट प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, तो दिस इज कॉल्ड द ऑडिट प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक होता है एक्सपेंडिचर ऑडिट, आइडेंटिटी क्या है, ऑडिट टीम क्या है, मैंने बोला है तो ऑडिट एंगेजमेंट टीम क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आपने ड्राफ्ट किए, ऑडिट प्रोसीजर्स आपने क्या ड्राफ्ट किस तरीके से हैं, तो ये ऑडिट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, जैसे डायरेक्शन रिपोर्ट। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा क्या है ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, सारी चीज। तो अगर बच्चा लोग समझ में आ चुका है, बढ़िया तरीके से, बढ़िया दिमाग में घुस चुका है, तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, और जो भी चाहते हो, जो भी क्लास आप जाते हो, तो मेरी आशा है कि मैं आपको लेके दूं। तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए या टेलीग्राम पे आप भेजिए। थैंक यू सो मच भैया, पढ़ते रहो और जीत की दहाड़ जल्द होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।